हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर पूकी दिस साइड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 11th अकाउंट्स का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर। और ये ना कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को मैं ना पर्सनली अकाउंट्स की लव स्टोरी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लव स्टोरी। और क्यों मैं इसे अकाउंट्स की लव स्टोरी बोल रहा हूँ? क्योंकि हर लव स्टोरी में ना दो मेन कैरेक्टर होते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में भी ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, इस सब्जेक्ट में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये समझ लो अकाउंट्स में ना दो मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा अकाउंट सब्जेक्ट टिका हुआ है। और उनका नाम है एसेट और लाइबिलिटी। क्या नाम है? एसेट और लाइबिलिटी। शायद आज से पहले ना आपने एसेट लाइबिलिटी बहुत बार सुन लिया होगा कि 11th में एसेट लाइबिलिटी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। और अगर नहीं सुना है, आपको नहीं पता ये क्या होते हैं, तो मैंने ना एक पूरा अकाउंट्स किक ऑफ नाम से वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जहां पे मैंने अकाउंट्स के सारे बेसिक टर्म्स जो अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं, वहां से आपके अकाउंट्स का सारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था ये चैप्टर ना अकाउंट्स की लव स्टोरी है। क्यों? क्योंकि जैसे हर लव स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर होते हैं ना, वैसे ही अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर भी दो मेन कैरेक्टर हैं, पहला एसेट और दूसरा लाइबिलिटी। और जैसे हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप में सब कुछ इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रस्ट, वैसे ही अकाउंट्स में ना एसेट और लाइबिलिटी का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में भी ना एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। जो भी एसेट आपकी होगी ना, वो हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होगी। और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। आखिर ये चैप्टर हमें सिखाने क्या वाला है? ये चैप्टर ना हमें यही सिखाने वाला है कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के इक्वल होती हैं। जैसे एक सच्चे प्यार को हर कदम कदम पर अपने प्यार की परीक्षा देनी होती है ना, वैसे ही हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चन के अंदर, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा प्यार, अकाउंट्स का प्यार सच्चा है। और वो सच्चा कैसे है? हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रूव करना पड़ेगा कि एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो आपका प्यार सच्चा है, आप जीत गए, और नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें उसे सुधारना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो समझो कि जो लाइबिलिटीज होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। दो टाइप नहीं, हम ये बोल सकते हैं, हम लाइबिलिटीज को ना दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल, और दूसरा बाकी सारी लाइबिलिटीज जो हमारी दूसरी लाइबिलिटीज हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ना हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल मतलब कैपिटल वो लाइबिलिटी है जो बिजनेस को, बिजनेसमैन को देनी है, मतलब ओनर को देनी है। मतलब हमें हमारे घर के व्यक्ति को ही वो पैसा वापस देना है जिससे हमने वो पैसा लिया था, जो हमारा ओनर है या बिजनेसमैन है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मालिक का पैसा। ये पैसा भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट भी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हमारी कैपिटल है ना, वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। और कैपिटल के अलावा जो भी बिजनेस में सारी लाइबिलिटीज हैं, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमें हमारे बिजनेस के बाहर जो भी लोग हैं उनको पे आउट करनी है, उनको देनी है। तो क्या मैं लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कैपिटल और बाकी सारी लाइबिलिटीज को अलग लाइबिलिटी लिख दूं? कर सकता हूं ऐसा? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। और यहीं से मेरी फॉर्म होती है प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है, जो क्या बोलती है? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या बोलती है? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और हमें ना बस ये इक्वेशन ही प्रूव करनी है। यही है हमारे प्यार की इक्वेशन, यही है हमारे अकाउंट्स के प्रति हमारा जो प्यार है ना, वो हमें इस इक्वेशन को बराबर करके प्रूव करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले ना, अभी क्या है, ये चैप्टर ना पूरा इन तीन टर्म्स पे टिका है, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो हमें ना अगर ये तीन वर्ड समझ में आ गए, और इन तीन वर्ड्स का क्या इंपैक्ट हो रहा है, अगर एसेट बढ़ रही है तो उसका दूसरा इंपैक्ट किस में आ रहा है? लाइबिलिटी में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है, या एसेट में खुद में ही दूसरा इंपैक्ट आ रहा है, वो हमें सब समझना है। अगर वो आपने समझ लिया ना, तो ये चैप्टर आपका डन और डस्टेड है। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद ना ये चैप्टर आपका पूरी तरह से डन और डस्टेड हो जाएगा। एकदम आपके दिमाग में चैप्टर छप जाएगा। आपका भाई आपको इस तरह से पूरा चैप्टर समझाने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस में जाने से पहले, हमें ये तीन टर्म्स एक बार और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो दोबारा देख लो, और पता है तो रिवाइज कर लो। रिवीजन कभी भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो एसेट, अभी एसेट क्या होती है? एसेट ना कोई भी चीज जो बिजनेस ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है। क्या करता है? बिजनेस ओन करता है या फिर
कंट्रोल करता है उसे हम एसेट बोलते हैं, और जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी और जो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, आप कोई मशीन बिजनेस में खरीद कर लेकर आए, तो आप उसे खरीद कर लेकर आए हो मतलब क्या, आप उसे ओन करते हो, आप उसे कंट्रोल करते हो। आप उसे खरीद कर लेकर आए हो तो उसके बदले आप कुछ पैसा लेकर आए होंगे, उस मशीन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस मशीन की कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है और उसे हम ओन और कंट्रोल भी करते हैं, और उस मशीन को हमारे बिजनेस में यूज करने वाले हैं ताकि हम आगे हमारे बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर सकें। तो हम ग्रो करेंगे मतलब बिजनेस को फ्यूचर में और फायदा होगा उस मशीन को यूज करने से, तो वो मशीन ना बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है, तो मशीन क्या है, हमारी एसेट है। ऐसे ही मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, ये सब हमारी एसेट होती है। सिंपल सा ये समझ लो, जिस चीज पे बिजनेस का हक है, जिसको बिजनेस खुद ओन करता है, वो बिजनेस की एसेट है। ठीक है, दूसरा वर्ड आते हैं यहाँ पे जो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, एकदम एसेट का उल्टा, मतलब जो बिजनेस का नहीं है, जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, जो बिजनेस का डेट है, जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी को पे करना है। पर एक बात याद रखना, ये हमेशा आउटसाइडर के लिए है, क्योंकि जो इनसाइडर है मतलब जो हमारा बिजनेसमैन है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो भी हमें उसे पे आउट करना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है, और डेट है बिजनेस की मनी दैट विल गो आउट फ्रॉम बिजनेस इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में बिजनेस से मनी वापस जाएगी। और ओन टू आउटसाइडर मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं हमें उन्हें पैसा देना है, और जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं मतलब जो हमारे बिजनेसमैन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, दोनों होती लाइबिलिटी है, दोनों लाइबिलिटी के अंदर इशू होती है, बट हम कैपिटल को अलग दिखाते हैं, लाइबिलिटी को अलग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमेशा हमने सुना होगा, हमारे बड़ों से ये समझा होगा कि घर की बात को ना हमेशा घर में रखनी चाहिए, घर की बातें अलग और बाहर की बातें अलग। घर में जो भी लेन देन हो रहा है वो अलग रखो, और बाहर जो लेन देन हो रहा है वो अलग रखो। सेम यहाँ पे भी हम यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारे घर की है, वो हमारे मालिक की है, वो हमारे ओनर की है, तो हम उसको अलग रखते हैं, और बाकी जो मेरा सब बाहरी लेन देन है उसको मैं अलग रखता हूं, जिसे मैं बोलता हूं लाइबिलिटी। सॉरी, लेन नहीं, सिर्फ देन देन, मतलब जो भी मुझे बाहर का पैसा देना है वो सब मेरी अलग लाइबिलिटी हो गई, और जो मुझे बिजनेसमैन को देना है, मेरे मालिक को देना है, वो क्या है, वो है मेरी कैपिटल। अभी ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझ लो, इसको ना 5 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ना ये पक्का एग्जाम में आएगा, और ये एडजस्टमेंट आपने समझ लिया ना तो ये समझ लो आपका 30-40% ये चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि आपके जो भी मेजर एडजस्टमेंट होंगे ना वो कैपिटल में ही होंगे। तो हमें ये समझना है कि कैपिटल कैसे कैसे, ओपनिंग कैपिटल क्या होती है और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। यहाँ आपको दो टर्म्स दिख रहे होंगे, ओपनिंग कैपिटल वर्सेस क्लोजिंग कैपिटल। अभी दोनों है कैपिटल ही, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपनिंग का मतलब है वो कैपिटल जो या तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम लगाई है, या फिर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन आपकी जो कैपिटल है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल बनती है। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर ना हम जो अभी हमारी बुक्स बनाते हैं अकाउंट्स में वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाते हैं, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है पूरा 12 महीने का, जन टू दिसंबर नहीं होता है। अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म हो जाता है। तो जो भी ओपनिंग कैपिटल मतलब जबकि 1 अप्रैल को कैपिटल लेना वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, और जो भी 31 मार्च को आपकी कैपिटल लेना वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ना हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, मतलब मेरी कैपिटल ओपनिंग में कितनी है और क्लोजिंग में कितनी है, उसमें जो चेंज होता है ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल को आते टाइम जो भी चेंज होता है वो चेंज किन किन वजहों से हो सकता है। ठीक है, उन्हें समझने के लिए ना ये एक फॉर्मूला है, ये आप समझ सकते हो, बट मैं बोलूंगा फॉर्मूला समझने से अच्छा है ना कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझो मतलब आ जाओ, आपने ना सपोज करो कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में 50,000 रुपए या हम समझ लेते हैं 1 लाख रुपीज हमने कैपिटल लगाई। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाई। अभी ना आपको 3 महीने बाद ऐसा लगा कि यार ये ना मुझे थोड़ा और पैसा बिजनेस में देना पड़ेगा, मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा आगे चलने लगा है, अभी मुझे थोड़ा और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने ना बिजनेस में 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए। तो एक बात बताओ, आपने जो स्टार्टिंग कैपिटल लगाई थी वो कितनी थी, 3 लाख। अभी आपने बिजनेस में और कितने इन्वेस्ट कर दिए, 50,000। तो अब अगर अपन बिजनेस के पॉइंट से देखें तो मेरे बिजनेस के पास पहले कितनी कैपिटल थी, 1 लाख रुपीज, और अभी मुझे 50,000 रुपीज और मिल गई, मतलब मेरी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,50,000 रुपीज। मतलब ड्यूरिंग द ईयर या कभी भी
ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल को ऐड करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो वो हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है, वो हमारी कैपिटल में हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड कर लेते हैं। और इसीलिए ओपनिंग कैपिटल में ना हमेशा हमेशा एडिशनल कैपिटल जो होती है वो ऐड होती है। अभी दूसरी बात समझो, आपने ना पूरे साल बिजनेस किया, वो बिजनेस करके आपने जो भी प्रॉफिट कमाया, एक बात बताओ, प्रॉफिट पर हक किसका है? बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस किसका है, सॉरी बिजनेस मैन का। प्रॉफिट पे हक किसका है? बिजनेस मैन का, क्योंकि बिजनेस कर कौन रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है। उसको मैनेज कौन कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है। उसको चला कौन रहा है? बिजनेसमैन चला रहा है। उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसने किया था? बिजनेसमैन ने किया था। तो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस पर हक भी किसका होगा? बिजनेसमैन का। तो हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेसमैन तुझे हक है। हाँ, तो बिजनेसमैन को हक है किसका? प्रॉफिट का। तो अगर बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा? बिजनेसमैन का होगा। और बिजनेसमैन का मतलब क्या है? हमें बिजनेसमैन को जो भी पैसा देना है या जो भी पैसा बिजनेसमैन को बिजनेस देगा, वो किस फॉर्म में देगा? कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि हमने जो भी बिजनेसमैन से कैपिटल जो भी पैसा ले रखा है उसे कैपिटल के फॉर्म में दिखा रखा है। तो हमें जो प्रॉफिट है उसको बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सपोज अभी मुझे 1,50,000 रुपीज बिजनेसमैन को देना है। अभी मुझे ड्यूरिंग द ईयर ना 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो बिजनेसमैन को भी मुझे टोटल देना कितना है? मुझे 1,50,000 का कैपिटल जो है वो देना है और 50,000 का जो प्रॉफिट है वो देना है। तो मैं बिजनेसमैन को टोटल 2 लाख रुपीज दूंगा, 1,50,000 प्लस 50, और मैं 50 जो है ना वो कैपिटल में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी हमें बिजनेसमैन को ही देना है, उस प्रॉफिट पे भी बिजनेसमैन का ही हक है। तो हम ना जो भी प्रॉफिट या गेन्स हुए ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में, उसको भी अपनी ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब एक बात बताओ, अगर बिजनेसमैन को हमने प्रॉफिट का हक दिया है तो जो लॉस हुआ है उसका हक भी बिजनेसमैन का ही है। मतलब अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस हुआ तो वो लॉस भी बिजनेसमैन की कैपिटल को ही कम करेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा रहा है तो लॉस भी कैपिटल को कम करेगा। तो जो भी लॉसेस है या फिर एक्सपेंसेस बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे वो भी क्या करेंगे? वो भी बिजनेसमैन की कैपिटल को कम करेंगे। और लास्ट आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब बहुत सिंपल है, बिजनेसमैन ने कुछ भी अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाला तो वो भी क्या है? ड्राइंग्स है। अभी बिजनेसमैन ने निकाल लिया, मतलब क्या? हमारी जो थोड़ी सी लाइबिलिटी है उससे कम हो गई। हमें पहले बिजनेसमैन को 2 लाख रुपीज देने थे, अभी उन्होंने कुछ ड्राइंग निकाल लिया या कुछ इसमें से गुड्स ले लिया, तो मतलब उन्होंने कुछ बिजनेस से ले लिया। मतलब इनडायरेक्टली समझे तो हम बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ दे दिया। अभी मैंने कुछ दे दिया तो मेरी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी तो कम होगी ना, तो मतलब मेरी कुछ ना कुछ कैपिटल कम होगी। तो इसलिए मैं ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल पे आना है ना, इधर आओ, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल पे आना है ना, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट या गेन जो भी ड्यूरिंग द ईयर में हुआ है उसे ऐड करना पड़ेगा, और जो भी लॉस या एक्सपेंस बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर में किया है उसे लेस करना पड़ेगा और ड्राइंग्स को लेस करना पड़ेगा। आप इसे फॉर्मूला है, रटना चाहो रट लो, बट मैं बोलूंगा रटो मत, बिकॉज अकाउंट्स ना रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसे समझो, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको ये समझो, आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने इतना पैसा लगाया, आपने इतना और लगाया, इतना प्रॉफिट इतना लॉस हुआ, तो आपको फाइनल कितना पैसा बचेगा, उस वे में उस एंगल से सोचोगे तो अकाउंट्स आपके लिए एकदम सुपर इजी होने वाला है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? कैपिटल समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है, ओपनिंग कैपिटल जो है हमारी, उसमें हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे, तो हमारे पास हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अभी ये वही चीज को समझा रखा है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि कौन कौन सी चीजें जो कैपिटल को इंक्रीज करती है और क्या क्या है जो कैपिटल को डिक्रीज करती है। आप इसे पढ़ सकते हो, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे डाल दूंगा। ठीक है, अभी ना हम कुछ एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारा समझ लिया, हमने एसेट समझ लिया, हमने लायबिलिटी समझ लिया, हमने कैपिटल समझ लिया। अब हमें कुछ एग्जांपल्स करने ताकि हमें समझ में आएगा कि आखिर इनका इंपैक्ट जो होता है वो कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल वो क्या बोलता है, ये बोल रहा है ओनर जो है ना वो कैश लेकर आया है 5 लाख रुपीज का। अब ये बताओ हमारे पास बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। बिजनेस में ओनर क्या लेके आया है, कैश लेके आया है। मतलब ये समझो आपने खुद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में आपने बिजनेस को 5 लाख रुपीज कैश दिए हैं। अभी आपने जो 5 लाख रुपीज कैश दिए हैं तो मतलब क्या है, बिजनेस के पास कैश आया है, तो बिजनेस के पास कैश आया मतलब, और कैश क्या है हमारी, एसेट है, तो बिजनेस में क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगी। अभी अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ भी दिया है तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। मतलब हमारी कैपिटल भी 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, और कैपिटल क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमारी लाइबिलिटी भी 5 लाख रुपीज से बढ़ जाएगी। तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज कैपिटल बिकॉज इट इज द ओनर मनी। तो हम कैश के साइड दिखा देंगे 5 लाख रुपीज, लाइबिलिटी से दिखा देंगे 5 लाख रुपीज, और यहीं पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई है। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ठीक है, फटाफट चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे, जो क्या बोलता है, जो बोलता है बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। मतलब हम 1 लाख रुपए का फर्नीचर बिजनेस में लेकर आए। मतलब बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में फर्नीचर आया, और बिजनेस से गया क्या, बिजनेस से गया कैश। मतलब एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। तो जो आ रहा है फर्नीचर वो क्या है, वो हमारी एसेट है। क्यों, क्योंकि हम उसे ओन करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम उसे आगे बिजनेस में फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। तो हम एसेट साइड में क्या करेंगे, फर्नीचर को बढ़ा देंगे, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, और कैश भी हमारी एसेट है, तो हम कैश को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर जो बिजनेस में आ रहा है वो हमारी एसेट को बढ़ा देगा, और कैश जो जा रहा है वो हमारी एसेट को डिक्रीज कर देगा, और कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ लाइबिलिटी साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाइबिलिटी में कुछ इंपैक्ट इससे हुआ ही नहीं है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, जो हमारे पास कैश पहले 5 लाख रुपीस था, अभी उसमें से 1 लाख रुपीस चला गया है, और 1 लाख का फर्नीचर वापस आ गया है। तो 4 लाख हमारे पास कैश बचा और 1 लाख का फर्नीचर आ गया, तो 5 लाख हमारी टोटल एसेट हुई, और लाइबिलिटी में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो जो कैपिटल पहले 5 लाख रुपीस थी वो भी 5 लाख रुपीस ही है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो, आगे बढ़े। अभी ना हम धीरे धीरे थोड़ा सा एग्जांपल्स का लेवल बढ़ाएंगे, इसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे पूरे फॉर्मेट के साथ, कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में वो फॉर्मेट बनता है, हम कैसे इन सब चीजों को लिखते हैं। पर ना उससे पहले एग्जांपल्स कर लो, क्योंकि आपने ये एग्जांपल्स कर लिए ना, आपने समझ लिए, तो क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी होने वाला है। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम उधारी लाल फॉर ₹50,000। नाम ही उधारी लाल है भाई, तो उधार में तो हम लेके ही आएंगे। तो हमने क्या करा, हमने गुड्स खरीदे उधारी लाल से ₹50,000 में ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में। अब एक बात बताओ, हम उधार में कुछ भी खरीदेंगे तो क्या बिजनेस से अभी कैश गया? नहीं, वो तो हम उधार में लेके आए, हम कैश बाद में देंगे, तो अभी हमारे बिजनेस से कैश नहीं गया है। और बिजनेस में क्या हुआ है, बिजनेस में गुड्स आए हैं, मतलब कैश में कुछ भी इंपैक्ट नहीं हुआ, और हमारे पास गुड्स बिजनेस में आ चुके हैं। तो क्या होगा, हमारे पास ना स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और स्टॉक क्या है, हमारी एसेट है, मतलब हमारी एसेट जो है 50,000 से इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरे हैंड पे क्या होगा, हमारे बिजनेस में ना अभी एक लाइबिलिटी आ गई है। किसकी लाइबिलिटी, ये उधारी लाल की लाइबिलिटी, जो ₹50,000 हमें उधारी लाल को पे करने हैं। अभी ₹50,000 मुझे उधारी लाल को पे करने हैं। उधारी लाल कौन है, आउटसाइडर है, तो ये क्या होगा, मेरा लाइबिलिटी होगा। तो इसे मैं लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा, उधारी लाल के अंदर ₹50,000, ₹50,000। तो मेरी एसेट में क्या हुआ, मेरी एसेट में 4 लाख का पहले कैश था, 1 लाख का फर्नीचर था, और 50,000 का अभी स्टॉक भी ऐड हो चुका है। तो टोटल मेरी एसेट कितनी होगी, ₹5,50,000 की। और जो मेरी लाइबिलिटी साइड थी, वहां पे मेरे पास 50,000 का अभी उधारी लाल के नाम पे एक क्रेडिटर खड़ा हो चुका है, और 5 लाख रुपीस का मेरे पास पहले कैपिटल था। तो मेरी जो लाइबिलिटी साइड है वो भी ₹5,50,000 की हो गई है। तो यहाँ पे भी दोनों हमारी इक्वल है, मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़े। अभी हमने क्या करा, अभी हमने ना कुछ अमाउंट पे कर दिया उधारी लाल को इन फुल सेटलमेंट। अभी ना यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वर्ड आया है जिसे हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट। ये वर्ड ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार मैंने मार्क किया है, मेरे स्टार थोड़े ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो 3 स्टार क्यों, क्योंकि ना फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, आ जाओ। सपोज मुझे ना आप लोगों को ₹10,000 देने थे, मुझे आप लोगों को ₹10,000 देने थे। अभी ना मैंने बोला भाई मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास सिर्फ 8,000 हैं, लेने हैं तो लो वरना अपना हिसाब खत्म करो। तो अभी आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार अगर मैंने इससे 8,000 ले लिए तो मेरे को एटलीस्ट कुछ पैसा तो मिलेगा, और अगर मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे 10,000 ही चाहिए, तो जो 8,000 आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बिजनेस में भी ना कई बार ऐसी चीजें होती है, जब हम उधार में कुछ सामान लेकर आते हैं और हम बोलते हैं कि यार हमारे पास ना अभी इतना ही पैसा है, लेना है तो लो वरना मत लो। तो जो दूसरा बंदा होता है क्रेडिटर, वो बोलता है कि ठीक है जितना आ रहा है उतना तो आने दो। और ऐसा ही सेम दूसरे वे में होता है, मुझे बिजनेस से कुछ पैसा देना है तो मैं उसको भी जितना मुझे पैसा देना है बोलता हूँ नहीं मेरे पास इतना तो नहीं, मेरे पास इतना है, अगर इतना चाहिए तो लो वरना मत लो। तो जो फुल सेटलमेंट का वर्ड है ना, ये फुल सेटलमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है जितना भी आपका ड्यू था या जितना भी आपको पैसा देना था उसको आपने पूरा सेटल कर दिया है। अभी आपने कितने भी रुपीस दिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो आपने पैसे दिए हैं इसके बाद आपको और कुछ उसको देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने 40,000 रुपीज दिए उधारी लाल को। हम उधारी लाल से कितने का गुड्स लेकर आए थे, हम लेकर आए थे 50,000 रुपीज का गुड्स। मतलब हमें उधारी लाल को देने कितने थे,
50,000 रुपीज देने थे, पर हमने दिए कितने हैं? हमने दिए हैं 40,000 रुपीज। तो एक बात बताओ, आपको किसी को 50,000 देने थे पर आपने दिए कितने हैं? 40,000। मतलब आपके बिजनेस में क्या हुआ है? आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 10,000 का। क्योंकि हमें देने थे 50 पर हमने दिए हैं 40, तो हमें 10 का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब इसके इंपैक्ट समझते हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा कैश बाहर जाएगा, तो हमारी एसेट कम हो जाएगी, मतलब कैश कम हो जाएगी। कितना कैश बाहर जाएगा? 40,000 रुपीज। दूसरा, हमारा जो क्रेडिटर था, जो हमारा क्रेडिटर था उधारी लाल, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो हमारी लाइबिलिटी जो थी पूरी 50,000 रुपीज की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, अभी प्रॉफिट कहाँ जाता है? हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट क्या करता है? हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसे हम क्या करेंगे? उसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो भी हमें डिस्काउंट मिला है, इसको हम एक्चुअली डिस्काउंट बोलते हैं, मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जितना दिया था आपने उससे कम दिया, तो ये आपको एक डिस्काउंट है। तो इसको हम क्या करेंगे? 10,000 रुपीज को हम कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे। तो आपका बिजनेस में क्या हुआ? एसेट साइड में कैश में आपके 40,000 रुपीज और कम हो गए, फर्नीचर और स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास कैश बचा 3,60,000 का, फर्नीचर बचा 1 लाख का और स्टॉक बचा 50,000 रुपीज का। ठीक है, और कैपिटल साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में क्या हुआ? आपकी कैपिटल जो है ना वो 10,000 से बढ़ गई, जो आपको डिस्काउंट मिला, जो आपको बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। तो 5,10,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई, तो टोटल हम देखें तो 5,10,000 और 5,10,000, मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बराबर है। आई होप सो यहां तक आप लोग मेरे साथ होंगे। अब चलिए ठीक है, तो अभी ना हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं पूरा, उसको अभी समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम जो हमारी कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट बच रही है उन्हें समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर इक्वेशन कैसे होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन समझते हैं और आप लोग ना मेरे साथ साथ बताना कि इसका इफेक्ट कहां पे होगा, क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है? सबसे पहला बोल रहा है पूकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 लाख रुपीज। मतलब क्या? हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज से। हमारा पहला एग्जांपल, मतलब क्या? बिजनेस में कैश आया 5 लाख रुपीज और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई 5 लाख रुपीज से। मतलब एसेट साइड में 5 लाख ऐड हो जाएंगे और कैपिटल में 5 लाख ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने कैश में गुड्स खरीदे। अभी बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में स्टॉक आ रहा है, मतलब बिजनेस में स्टॉक आ रहा है और कैश में खरीदे, मतलब क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, मतलब एक असेट आ रही है और एक असेट कम हो रही है। तो एसेट साइड में इफेक्ट आ जाएगा 2 लाख रुपीज का। हमारे यहाँ पे स्टॉक 2 लाख से इंक्रीज हो जाएंगे और कैश 2 लाख से कम हो जाएगी और कैपिटल जो हमारी 5 लाख थी 5 लाख की 5 लाख की रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बराबर है। थर्ड क्या बोल रहा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब हमने कैश में फर्नीचर खरीदा। मतलब हम वापस क्या हो रहा है? हमारे यहाँ से कैश जा रहा है और हमारे यहाँ से फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है, मतलब हमारे बिजनेस में एक और एसेट आ रही है और उसके बदले में कैश जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक क्या हो गया? हमारे बिजनेस में कैश दिख रहा है, हमारे बिजनेस में स्टॉक दिख रहा है और फर्नीचर दिख रहा है। ठीक है, और कैश यहाँ पे भी हमारा 50,000 रुपीज से कम हो जाएगा। मतलब जो पहले हमारे पास 5 लाख का कैश था उसमें पहले हमने 2 लाख के गुड्स खरीद लिए और 50 के फर्नीचर खरीद लिया। मतलब कैश कितना बचा? 2,50,000 का, और हमारे पास 2 लाख के क्या आ गए? गुड्स आ गए और 50 का हमारे पास क्या आ गया? फर्नीचर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लाख और 5 लाख कैपिटल साइड में जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अभी तक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बराबर है। फोर्थ क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे हमने कैश में गुड्स को बेचा। सॉरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ, यहाँ पे हमने कैश में गुड्स को बेचा। मतलब आपने जो 10,000 रुपीज के थे ना गुड्स, वो आपके शॉप से बेच दिए। मतलब क्या होगा? हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, कितने थे? 10,000 थे और मैंने कैश में बचा, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा? कैश 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों इफेक्ट एसेट साइड में होंगे। पहले गुड्स कम हो जाएगा 10,000 से और फिर 10,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड लास्ट, मतलब सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या है? पेड रेंट, मैंने रेंट पे किया। कितने का? 20,000 रुपीज का। अभी एक बताओ, मैंने रेंट पे किया, मतलब मैंने क्या करा? मैंने बिजनेस का कैश में रेंट पे, सॉरी मैंने बिजनेस में कैश में रेंट पे किया है। मतलब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ हम समझेंगे कैश में पे किया है। तो जो 20,000 रुपीज मैंने रेंट पे किया वो मेरा कैश को कम करेगा। और रेंट क्या है? रेंट मेरा एक्सपेंस है और हमने ऊपर पढ़ा था एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो यहाँ पे मेरा 20,000 जो है वो कैश में से माइनस हो जाएगा और 20,000 जो है वो मेरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आए। ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सोल्ड गुड्स टू सेनोरिटा कॉस्ट रुपीज 30,000 एट 10% प्रॉफिट। मैंने 10% के प्रॉफिट पे सेनोरिटा को गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट थी 30,000 रुपीज। तो एक बात बताओ, आपने 30,000 का गुड्स 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब आपने कितने प्रॉफिट पे गुड्स बेचा? आपने 3,000 के प्रॉफिट पे गुड्स को बेचा है। 30,000 का 10%, तो आपने टोटल गुड्स जो आपने बेचे हैं वो बेचे हैं आपने 30,000 के, और उसके बदले आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा 33,000, क्योंकि आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। पर क्या आपको पैसा आज मिल गया? नहीं, आपने ये गुड्स ना क्रेडिट में बेचे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सेनोरिटा का, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये समझेंगे जहाँ पे कैश नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सेनोरिटा। देखो, अगर ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड कहीं भी आ गया तो समझ लो कैश है, पर कैश वर्ड गायब है तो ये समझना है
और कैश वर्ड गायब है और किसी पर्सन का नाम लिखा है, तो हमें ये समझना है कि हमने फिर इसको उधार में बेचा है। तो उधार में बेचा मतलब क्या होगा, हमारा डेटर, हमारे यहाँ पे एक डेटर खड़ा हो जाएगा 33,000 रुपीज से, और स्टॉक कम हो जाएगा 30,000 रुपीज से, क्योंकि हमने स्टॉक तो 30,000 का ही बेचा है। और जो हमने प्रॉफिट कमाया है 3,000 का, वो क्या करेगा, प्रॉफिट क्या करता है, हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो हम जो 3,000 का प्रॉफिट है ना, उसको हमारे कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम हेरिटेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ना हमने फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में, मतलब हमने उधार में माल खरीदा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारा एक तो क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा बिजनेस में, लाइबिलिटी साइड में कितने का, 1 लाख रुपीज का, और हमारे एसेट साइड में फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगी 1 लाख रुपीज से, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा और भी उधार में खरीदा, मतलब कैश में कुछ इफेक्ट नहीं जाएगा। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा और एसेट साइड में हमारा फर्नीचर खड़ा हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। ठीक है, अभी ना हमने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या किया है, पेड टू हेरिटेज फर्नीचर 90,000 इन फुल सेटलमेंट। अभी जो फुल सेटलमेंट वर्ड आया ना, ये हमने ऊपर समझा था, मतलब क्या, हमने जितना भी हमें हेरिटेज फर्नीचर को देना था उसके बदले हमने 90,000 दिए और पूरा हिसाब क्लियर कर लिया। अभी ये बताओ, हम कितने का फर्नीचर खरीद के लेके आए थे क्रेडिट पे, 1 लाख का, पर हमने दिए कितने, 90,000, मतलब हमको जितना देना था उससे हमने कम दिया, मतलब बिजनेस को क्या हुआ, फायदा हुआ। इसको हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट, कुछ भी आपको बोलना है समझना है अभी के लिए आप इसको बोल सकते हो। मतलब बिजनेस में आपको 10,000 रुपए का फायदा भी हुआ है। तो ये जो फायदा हुआ है ये क्या होगा, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा क्रेडिटर था 1 लाख से, उसको पूरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में अभी कोई लाइबिलिटी मेरे पास क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी बची नहीं है। जो 1 लाख की लाइबिलिटी थी वो मैंने पूरी खत्म कर दी है फुल सेटलमेंट में, तो मेरा जो क्रेडिटर है 1 लाख से कम हो जाएगा। दूसरा, मैंने पे किया है कितना, 90,000, मतलब 90,000 से क्या होगा, मेरा कैश भी कम होगा क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। तो 90,000 से मेरा कैश कम होगा, 1 लाख से मेरा क्रेडिटर खत्म होगा, और जो 10,000 का प्रॉफिट है वो मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वो कहाँ होगा, मेरे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड लास्ट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 50,000 रुपीज। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ओनर ने प्राइवेट यूज के लिए 50,000 रुपीज विड्रॉ करे। मतलब ये क्या है, ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश जा रहा है, और कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि हम ये बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। तो ये हमारी ड्राइंग, और ड्राइंग हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाती है। ठीक है, लास्ट क्या है, रिसीव मनी फ्रॉम सेनोरिटा इन फुल सेटलमेंट। हमने ऊपर सेनोरिटा को गुड्स में कुछ माल, कुछ हमने गुड्स क्रेडिट में कुछ गुड्स बेचे थे, तो उसका नाम को फुल सेटलमेंट में कितना पैसा मिला है, 33,000 रुपीज मिला है। सॉरी यहाँ पे ना 30 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 30,000 रुपीज। आपको सेनोरिटा से फुल सेटलमेंट में कितने मिले हैं, 30,000 रुपीज मिले हैं। अभी ये बताओ, हमको सेनोरिटा से लेने कितने थे, हमको लेने थे 33,000 रुपीज, पर मिले कितने हैं, 30,000 रुपए। मतलब बिजनेस को लेने कितने थे, 33, पर मिले कितने, 30, मतलब 3,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होता है, हमारी कैपिटल में से माइनस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेटर था 33,000 का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हम डेटर में से क्या करेंगे, 33 पूरे माइनस कर देंगे, और हमें क्या पैसा मिला है, मतलब हमारा कैश बढ़ा है। तो हम कैश में क्या करेंगे, 30,000 को कैश में ऐड कर देंगे, और जो 3,000 का आपको लॉस हुआ है ना, वो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 में हम ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो समझेंगे, और उसके बाद 3-4 हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये दोनों पार्ट्स देख लिए ना, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर डन और डस्टेड है। आपको पूरी तरह से अकाउंटिंग चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर आप आपकी जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हो, उसके आप सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से, एकदम स्मूथली कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।